फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की डिटेल इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम केंद्रक को प्रेक्षित करने का काम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ के द्वारा किया गया, लेकिन जो वास्तविक खोज करता है केंद्रक की वो फेलिस फोंटाना है। और इन्होंने ईल की एपिडर्मल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने ही ये शब्द न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई इसका गठन किया था। और ये न्यूक्लियस या केंद्रक कोशिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। केंद्रक का आकार स्फेरिकल, ओवल, क्यूबॉइडल, पॉलीहेड्रल या और कोई शेप का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कोशिकाओं की उपस्थिति, कोशिकाओं में केंद्रक के कार्य और कोशिकाओं की अवस्था के अनुरूप। अधिकतर पादपों में प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। इस स्थिति को मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या एक से अधिक हो सकती है। उनको मल्टीन्यूक्लिएट सेल कहा जाता है। पादप में अगर मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था है तो ऐसी कोशिकाओं को सिनोसाइटिक कोशिकाएं कहा जाता है। जबकि एनिमल्स में अगर ये स्थिति है तो उनको सिंसिशियल सेल्स के नाम से जाना जाता है। पादपों में जो मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था है वो कुछ एल्गी के अंदर उपस्थित होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स उपस्थित होती हैं। सीलिएट प्रोटोजोआ के अंदर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। बाइन्यूक्लिएट स्थिति होती है, उसमें एक केंद्रक बड़ा और एक केंद्रक छोटा होता है। जबकि जो स्ट्रिएटेड मसल सेल्स है उनमें मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस उपस्थित होती हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है कि कुछ कोशिकाएं बिना केंद्रक के भी हो सकती है। पादपों में ऐसी कोशिकाएं जो वास्कुलर प्लांट्स हैं उनकी सीव ट्यूब्स होती हैं जिनमें कोई भी केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसी प्रकार से मेमल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है मेमल्स की, उनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है पूरा, ये न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। जो दूसरा एडवांटेज है इसका कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है तो उसके समाप्त होने से पूर्व ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें मैसेंजर आरएनए से पहले एक पूर्ववर्ती आरएनए का निर्माण होता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग के पश्चात मैसेंजर आरएनए निर्मित होता है। ये प्रक्रियाएं केंद्रक के अंदर पूरी होती है। अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये पूरा होने के पश्चात जो प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए है उसका परिवहन साइटोप्लाज्म में किया जाता है और वहां पर जाकर के फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर इसका एडवांटेज है यूकैरियोटिक सेल्स में कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है इंटरफेज अवस्था के अंदर, तो इस रेप्लिकेटिंग डीएनए को किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए, इसके लिए न्यूक्लियर एनवलप इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। न्यूक्लियस को हम किसी भी एक प्रकाश दूरदर्शी माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एक सबसे बड़ी कोशिकांग के रूप में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो भी जीनोम है, जीनोम मीन्स द हैप्लॉइड नंबर ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ ए सेल, ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। और इन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन,
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जिसमें आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। और इन न्यूक्लियस का आकार अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है। यूनिसेल्युलर सेल जैसे यीस्ट, इसके अंदर न्यूक्लियस का आकार 1 माइक्रोन तक हो सकता है, जबकि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें औसत जो आकार है न्यूक्लियस का वो 5 to 10 माइक्रोन के मध्य में होता है। और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक कितना उसका एरिया कवर करेगा ये भी भिन्न भिन्न कोशिकाओं में और कोशिकाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। इसका एरिया 1 to 2% तक हो सकता है ईस्ट के अंदर, जबकि जो सोमेटिक सेल्स में जो एरिया ऑक्युपाई किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा इट इज अराउंड 10%। और जो नॉन फंक्शनल साइटोप्लाज्मिक सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस के द्वारा कवर किया जाने वाला एरिया 40 to 60% तक हो सकता है। न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी के आधार पर ल्यूकेमिया की अलग अलग टाइप्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मोस्टली जो सेल्स है दे आर मोनोन्यूक्लिएट, एट सम प्लेसेस द सेल्स मे बी मल्टीन्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। जब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो सबसे बाहर एक एनवलप जो कि न्यूक्लियस को कवर करता है उसको न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस जो कि प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और उसके साथ उसमें एक न्यूक्लियोलस नाम की स्ट्रक्चर भी उपस्थित होती है और क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हम एक केंद्रक का 3 डायमेंशनल व्यू देखते हैं। इसके अंदर सबसे बाहर ये पूरा न्यूक्लियस है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और इसके क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो सबसे आउटर मोस्ट एक कवरिंग के रूप में यहाँ उपस्थित है। इसके अंदर कई न्यूक्लियर पोर्स उपस्थित होते हैं जो कि कंट्रोल्ड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस उपस्थित है, और ये जो पूरा एरिया है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें क्रोमेटिन उपस्थित होती है। ये क्रोमेटिन 2 तरह की हो सकती है। एक हेट्रोक्रोमेटिन वाला एरिया होता है जो कि डार्कली स्टेंड एक कंडेंस्ड क्रोमेटिन का पार्ट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और जो यू क्रोमेटिन वाला पार्ट है जो लाइटली स्टेंड है बट इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट, और इससे कई प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है। जो न्यूक्लियर एनवलप है ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। 2 मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक ल्यूमन या एक स्पेस उपस्थित होता है जिसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ निरंतरता में उपस्थित होती है। जो न्यूक्लियस के ऊपर पोर्स उपस्थित होते हैं उनको न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां पर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हर एक पोर में पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस के अंदर की तरफ कई और सब कंपार्टमेंट उपस्थित होते हैं, लेकिन ये सब कंपार्टमेंट जो हैं इनके ऊपर किसी प्रकार का एनवलप या उपस्थित नहीं होता है, या नॉन एनवलप्ड कंपार्टमेंट्स उपस्थित होते हैं जो कि अपने कार्यों से एक विशिष्ट प्रकार से वहां पर उपस्थित होते हैं। जो न्यूक्लियोलस है वो सबसे क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होती है, और न्यूक्लियोलस के अतिरिक्त जो भी एरिया न्यूक्लियस का रहता है रिमेनिंग एरिया उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोलस के अतिरिक्त न्यूक्लियस के अंदर स्पेकल्स, कैजल बॉडीज, पीएमएल बॉडीज इत्यादि स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती है। जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, और क्रोमेटिन 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको अभी बताया था, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन टाइप की।
तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एक फेंसिंग का कार्य करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस के इनर साइड के बीच में। और ये जो मेम्ब्रेन है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर लेमिना, ये 5 प्रकार की स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका से रिलेटेड है। जो न्यूक्लियर एनवलप है ये मैंने आपको बताया था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और इसके यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस है। और जो आउटर मेम्ब्रेन जो कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस से कनेक्टेड है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की निरंतरता में उपस्थित है। इस इमेज से हम जो न्यूक्लियर एनवलप है उसको और क्लियरली यहाँ पर समझ सकते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है इस आउटर मेम्ब्रेन पर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स की उपस्थिति यहाँ पर है। और ये होमोलोगस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके साथ साथ इसमें ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और इनर साइड में यहाँ पर ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस इमेज से हम इन मेम्ब्रेन्स को और यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके साथ में ये जो इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर लेमिना उपस्थित होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, लाइट ब्लू लाइट ग्रीन शेड में। और जो पोर कॉम्प्लेक्सेस हैं इट्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इसको डिटेल से हम कुछ आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मैंने आपसे बताया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है। और जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का उसके ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के प्रोटीन्स जो है इसकी सरफेस से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनकी थिकनेस 7 to 8 नैनोमीटर तक हो सकती है। जबकि जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसकी विड्थ 20 to 40 नैनोमीटर के मध्य में हो सकती है। अब हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से देखते हैं। इस पर परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पर पूछा जाता है। तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स ऐसे 8 स्पोक्स प्रत्येक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। और इन स्पोक से साइटोप्लाज्म की तरफ से एक रिंग जुड़ी हुई रहती है। ये येलो कलर की जो रिंग आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रिंग। और न्यूक्लियस की साइड में जो रिंग उपस्थित होती है उसको न्यूक्लियर रिंग बोलते हैं। ये न्यूक्लियर रिंग और साइटोप्लाज्मिक रिंग इन स्पोक्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ये स्पोक्स इस पोर कॉम्प्लेक्स के सेंटर में एक सेंट्रल ट्रांसपोर्टर के साथ एक स्ट्रक्चर है सेंट्रल ट्रांसपोर्टर इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है इस साइटोप्लाज्मिक रिंग के ऊपर कई प्रकार के ये ग्रेन्यूल्स उपस्थित होते हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। और इससे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स भी प्रोजेक्टेड रहते हैं, निकले हुए रहते हैं। जो न्यूक्लियर रिंग है इस न्यूक्लियर रिंग से भी कई तंतु या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं ये न्यूक्लियर बास्केट का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी पोर कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जो प्रोटीन्स अब न्यूक्लियर लेमिना की बात की थी अपन ने, इसके साथ जो प्रोटीन्स जुड़े हुए रहते हैं उन प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट है लेमिन बी रिसेप्टर्स, लेमिना एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड 1, लेमिना एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड 2, एमरीन, MN1 एंड न्यूमरीन। ये एमेरिन और न्यूक्लियर लेमिन्स में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है इनको जो बनाने वाले जीन्स हैं उनमें, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज और लिपिडो डिस्ट्रॉफी नाम की इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। अब हम जो न्यूक्लियस का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड अ सेल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म उपस्थित होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये मोस्टली इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें वाटर, कई सारे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर और डिजोल्व्ड आयंस इसमें उपस्थित होते हैं। ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा
कवर्ड होता है। जब हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं न्यूक्लियस का, तो इसमें कई कंपार्टमेंट्स उपस्थित होते हैं, और ये सब न्यूक्लियर कंपार्टमेंट्स या सब न्यूक्लियर बॉडी जो हैं वो प्रत्येक सब न्यूक्लियर बॉडी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का कार्य भी यहाँ पर संपादित होता है। जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है उनमें मैंने पहला आपको बताया था न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर स्पिकल्स उपस्थित होते हैं, और ये न्यूक्लियर स्पिकल्स जो है वो मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं, और इनकी संख्या 22-50 तक भी हो सकती है। कुछ और स्पिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोरेज साइट्स होते हैं मैसेंजर आरएनए की। पीएमएल बॉडीज होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और क्रोमेटिन मॉडिफाइंग एंजाइम्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कैजल बॉडीज होती हैं जो कि एसएनआरएनपी बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, और जेमिनी बॉडीज पाई जाती हैं जिनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। जो न्यूक्लियर सब कंपार्टमेंट्स हैं ये नॉन एनवेलप्ड हैं। जो राइबोसोमल आरएनए है इसका सिंथेसिस और राइबोसोमल सब यूनिट्स जो है इनकी असेंबलिंग न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। यानी न्यूक्लियोलस का जो कार्य है महत्वपूर्ण वो क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, और जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं उनकी असेंबलिंग का कार्य न्यूक्लियोलस के द्वारा पूरा किया जाता है। अब हम जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स न्यूक्लियर लेमिन्स का प्रेजेंट होता है उसके थ्रू क्रोमेटिन्स जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई रहती हैं, और इन्हीं जुड़ी हुई क्रोमेटिन्स के यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से रिलेटेड है वो है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को इंटरफेस के अंदर जब वो कंडेंस्ड नहीं होते हैं तो उनको क्रोमेटिन बोला जाता है। और क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल डिवीजन के स्टार्ट में ये थिक हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, और प्रत्येक क्रोमोसोम जो है वो प्रोटीन और डीएनए से निर्मित होते हैं। प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इंटरफेस के समय में मैंने आपको बताया था जो डार्कली स्ट्रैंड एरिया है उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोला जाता है, और जो लाइटली स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है उसको यू क्रोमेटिन बोला जाता है। जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो दो प्रकार की हो सकती है, कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। जो कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है वो परमानेंटली हेटेरोक्रोमेटिन होती है, और ये माना जाता है कि इसका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। जबकि जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन है ये कोशिकाओं की अलग अलग अवस्थाओं में ये हेटेरोक्रोमेटिक हो सकती है या कभी कभी ये यूक्रोमेटिक भी हो सकती है। जो क्रोमेटिन है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो जब ये क्रोमोसोम जब ये कंडेंस्ड हो जाती है सेल डिवीजन के टाइम पे तो प्रत्येक क्रोमोसोम के लिए एक डिस्क्रीट फंक्शनल डोमेन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और वो क्रोमोसोम उसी स्थान पर उपस्थित होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम जो है उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है न्यूक्लियस के अंदर, और वो उसी टेरिटरी के अंदर उपस्थित होता है। जो न्यूक्लियोलस है इसके बारे में हमने बताया था आपको पहले से, थोड़ा और डिटेल देखते हैं। जो 25% ऑफ द वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो न्यूक्लियोलस के द्वारा कवर्ड होता है। इसका मेन फंक्शन मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस है, और राइबोसोमल सब यूनिट्स को ये असेंबलिंग का कार्य भी करता है। तो जो कंप्लीट द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनकम्प्लीट राइबोसोम टेक प्लेस अराउंड द न्यूक्लियोलस। जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियोलस के अंदर, और एक्टिवली ग्रोइंग जो मेमिनियल सेल है इसमें लगभग 5 मिलियन टू 10 मिलियन राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, और जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो लगभग इतनी संख्या में राइबोसोम्स का निर्माण होता है। आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियस के फंक्शन और जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट है उसकी डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू।